नमस्ते। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे राजा के बारे में जिनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, सम्राट अशोक। अशोक का जीवन और उनकी कहानी न केवल भारतीय इतिहास में बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनकी कहानी में हमें एक योद्धा, एक शासक और एक धर्मपरायण व्यक्ति के विभिन्न पहलू देखने को मिलते हैं। बहुत समय पहले, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में उन्होंने मौर्य साम्राज्य संभाला और पूरे भारत पर राज किया। मौर्य साम्राज्य उस समय का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला हुआ था। अशोक ने इस विशाल साम्राज्य को न केवल संभाला, बल्कि उसे और भी विस्तारित किया। अशोक सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो धम्म के रास्ते पर चलने वाले, अहिंसा में विश्वास रखने वाले और अपनी प्रजा से प्यार करने वाले राजा थे। उनके शासनकाल में उन्होंने अपने राज्य में शांति और समृद्धि लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने अपने प्रजा के कल्याण के लिए अनेक सामाजिक और धार्मिक सुधार किए। लेकिन दोस्तों, अशोक के बचपन के बारे में ज्यादा पता नहीं है। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन यह माना जाता है कि उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था और उन्हें एक राजकुमार के रूप में पाला गया था। उनके बचपन के दिनों में ही उन्हें युद्ध और शासन की कला सिखाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने समय में एक छोटे से राज्य से शुरुआत करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने अपनी नींव मजबूत की और एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। अशोक के पिता बिंदुसार ने साम्राज्य को और बड़ा बनाया और अशोक को एक विशाल और शक्तिशाली राज्य मिला। बिंदुसार ने अपने शासनकाल में साम्राज्य को और भी विस्तारित किया और उसे एक मजबूत और संगठित राज्य के रूप में स्थापित किया। अशोक को अपने पिता से एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य विरासत में मिला। हालांकि अशोक शुरू से ही शांत नहीं थे। उनके प्रारंभिक जीवन में उन्होंने कई युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य को और भी विस्तारित किया। उनके शासनकाल के शुरुआती दिनों में उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए कई युद्ध अभियानों का नेतृत्व किया। अपने राजा बनने के शुरुआती दिनों में उन्होंने बहुत युद्ध लड़े और अपना साम्राज्य बढ़ाया। उनके नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य ने कई नए क्षेत्रों को अपने अधीन किया और अपनी शक्ति और प्रभाव को और भी बढ़ाया। अशोक ने अपने सैन्य कौशल और रणनीतिक सोच के माध्यम से अपने राज्य को एक महान साम्राज्य में बदल दिया। लेकिन कलिंग का युद्ध उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। यह युद्ध न केवल उनके जीवन में बल्कि भारतीय इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। कलिंग का युद्ध बहुत ही भयंकर और विनाशकारी था, जिसमें हजारों लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। इस युद्ध के बाद ही उन्होंने हिंसा छोड़ दी और धम्म अपना लिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन किया। उन्होंने अहिंसा और धम्म के मार्ग को अपनाया और अपने राज्य में शांति और समृद्धि लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने अपने प्रजा के कल्याण के लिए अनेक सामाजिक और धार्मिक सुधार किए और अपने राज्य को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया। अशोक का जीवन और उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति और महानता केवल युद्ध और विजय में नहीं, बल्कि शांति, अहिंसा और प्रजा के कल्याण में है। कलिंग का युद्ध, जो 262 ईसा पूर्व में हुआ था, भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्धों में से एक था। यह युद्ध मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। इस युद्ध ने न केवल उनके शासनकाल को परिभाषित किया, बल्कि उनके जीवन और विचारधारा में भी एक गहरा परिवर्तन लाया। इस युद्ध में बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ। कलिंग की सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी,
लेकिन मौर्य सेना की विशालता और रणनीति के सामने वे टिक नहीं सके। युद्ध के दौरान हजारों सैनिक मारे गए और अनगिनत लोग घायल हुए। कलिंग की जीत ने अशोक को पूरे भारत का शक्तिशाली राजा बना दिया, लेकिन इस विजय की कीमत बहुत भारी थी। युद्ध के बाद अशोक ने जब युद्ध के मैदान का दौरा किया, तो उन्होंने जो देखा, उसने उनके दिल को झकझोर कर रख दिया। लेकिन युद्ध के बाद का मंजर देखकर उनका दिल दहल गया। चारों ओर बिखरी लाशें, घायल सैनिकों की चीखें और विधवाओं और अनाथ बच्चों का विलाप सुनकर अशोक का हृदय द्रवित हो गया। लाखों लोग मारे गए थे और हजारों बंदी बना लिए गए थे। युद्ध के बाद की इस विनाशकारी स्थिति ने अशोक को गहरे आत्ममंथन में डाल दिया। युद्ध के मैदान में हर तरफ लाशें ही लाशें थीं और घायलों की चीखें गूंज रही थीं। यह दृश्य इतना भयावह था कि अशोक को अपनी विजय पर गर्व नहीं, बल्कि गहरा पछतावा हुआ। ये देखकर अशोक को युद्ध की भयावहता का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि इस विजय ने उन्हें केवल सत्ता और शक्ति ही नहीं, बल्कि अनगिनत निर्दोष लोगों की जानें भी छीन ली हैं। इस घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। अशोक ने महसूस किया कि युद्ध और हिंसा से कुछ भी सार्थक हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने जीवन को एक नए मार्ग पर ले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध और हिंसा को त्याग दिया और धम्म का रास्ता अपना लिया। धम्म का मार्ग उन्हें शांति, अहिंसा और मानवता की ओर ले गया। धम्म का मतलब है अहिंसा, प्रेम, दया और सहिष्णुता का रास्ता। अशोक ने अपने शेष जीवन में इन मूल्यों को अपनाया और अपने साम्राज्य में भी इन्हें फैलाने का प्रयास किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने राज्य में शांति और सद्भावना का संदेश फैलाया। अशोक के इस परिवर्तन ने न केवल उनके जीवन को, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को भी बदल दिया। उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ और यह धर्म भारत के कोने-कोने में फैल गया। अशोक ने अपने शासनकाल में कई स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया, जो आज भी भारतीय संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनके द्वारा स्थापित किए गए शिलालेख और स्तंभ आज भी उनके धम्म के प्रति समर्पण और उनके शासन की महानता की गवाही देते हैं। अशोक का यह परिवर्तन एक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति का आत्ममंथन और परिवर्तन पूरे समाज और इतिहास को बदल सकता है। कलिंग का युद्ध और उसके बाद अशोक का धम्म मार्ग पर चलना हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति और महानता हिंसा में नहीं, बल्कि शांति, प्रेम और दया में निहित है। पॉज 3। सम्राट अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का डाउनफॉल शुरू हो गया। वीक रूलर्स और आपसी लड़ाई झगड़े की वजह से साम्राज्य स्लोली कमजोर होता गया। फाइनली 185 ईसा पूर्व में लास्ट मौर्य रूलर बृहद्रथ का मर्डर हो गया और मौर्य साम्राज्य खत्म। लेकिन अशोक के धम्म के रास्ते पर चलने की वजह से उनके राज ने एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ा। उनके द्वारा फैलाया गया बुद्धिज्म न सिर्फ इंडिया में, बल्कि पूरे एशिया में बहुत फेमस हुआ। उनके टाइम में बने स्टूपास और शिलालेख आज भी उनकी ग्रेटनेस दिखाते हैं। अशोक के बाद वाले राजाओं ने भी धम्म अपनाने की कोशिश की, लेकिन वो अशोक जैसा ग्रेट नहीं बन पाए। फिर भी अशोक की टीचिंग्स और उनके प्रिंसिपल्स आज भी इंपॉर्टेंट हैं। पीस, अहिंसा और काइंडनेस का उनका मैसेज ना सिर्फ इंडियन सोसाइटी को, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई डायरेक्शन दी। अशोक का धम्म हमें सिखाता है कि ट्रू पावर वायलेंस में नहीं, बल्कि पीस, लव और काइंडनेस में है। उनके प्रिंसिपल्स और उनकी लाइफ आज भी हमें इंस्पायर करती है। अशोक का धम्म हमें याद दिलाता है कि एक इंसान का चेंज पूरी सोसाइटी और हिस्ट्री बदल सकता है। मौर्य वंश का सबसे पावरफुल रूलर था सम्राट अशोक। उनकी शक्ति और बुद्धिमत्ता ने उन्हें एक महान शासक बनाया। कलिंग युद्ध की बुरी हालत देखकर अशोक का दिल बदल गया। युद्ध के विनाश और पीड़ा ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने युद्ध का रास्ता छोड़कर धम्म का रास्ता अपनाया।
अशोक ने शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में अहिंसा, प्यार और भाईचारे का प्रचार किया। उन्होंने अपने लोगों को एकजुट करने के लिए धम्म के सिद्धांतों को अपनाया। उन्होंने लोगों के लिए बहुत से काम किए। उन्होंने अपने साम्राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए कई सुधार किए। सड़कें बनवाईं, कुएं खुदवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए। अशोक ने अपने लोगों की भलाई के लिए कई सामाजिक और आर्थिक परियोजनाएं शुरू की। अशोक के धम्म की वजह से मौर्य साम्राज्य में शांति और समृद्धि आई। उनके शासनकाल में लोग सुखी और संतुष्ट थे। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य में क्या हुआ? अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का क्या हुआ? क्या उनकी नीतियां और धम्म का प्रभाव बना रहा? आगे क्या हुआ? जानने के लिए बने रहिए। मौर्य साम्राज्य की कहानी में और भी बहुत कुछ है। अशोक महान था, इसमें कोई डाउट नहीं। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छुआ। उनकी नीतियों और विजयों ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। लेकिन हर कॉइन के दो पहलू होते हैं। एक तरफ उनकी महानता थी, तो दूसरी तरफ कुछ गलतियां भी थीं। अशोक की कुछ पॉलिसीज जो स्टार्टिंग में अच्छी लगी, बाद में एम्पायर के लिए खतरनाक साबित हुई। उनके एडवाइजर्स ने भी समय समय पर उन्हें चेताया, लेकिन अशोक अपने धम्म के मार्ग पर अडिग रहे। उदाहरण के लिए, अशोक ने सेना पर कम ध्यान दिया। उन्होंने सोचा कि युद्ध और हिंसा से दूर रहकर ही सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने सोचा कि धम्म से ही सब ठीक हो जाएगा। उनके अनुसार अगर सभी लोग धम्म का पालन करेंगे तो समाज में शांति और समृद्धि आएगी। लेकिन दोस्तों, दुनिया में बुरे लोग भी हैं। हर कोई धम्म का पालन नहीं करता। कुछ लोग हमेशा दूसरों का फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। अगर आप स्ट्रांग नहीं होंगे तो वे आपको कुचल देंगे। एक मजबूत सेना और सुरक्षा व्यवस्था किसी भी साम्राज्य की नींव होती है। यही गलती अशोक ने की। उन्होंने अपनी सेना को कमजोर कर दिया और बाहरी आक्रमणों के लिए साम्राज्य को असुरक्षित बना दिया। उनकी अहिंसा की पॉलिसी कमजोरी समझी जाने लगी। दुश्मनों ने इसे अशोक की कमजोरी के रूप में देखा और मौर्य साम्राज्य पर आक्रमण करने का साहस किया। इसके अलावा अशोक ने बहुत सारा पैसा धार्मिक कामों पर खर्च किया। उन्होंने स्तूपों और मंदिरों का निर्माण कराया और भिक्षुओं को दान दिया। इससे राजकोष खाली होने लगा। आर्थिक संसाधनों की कमी ने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति को कमजोर कर दिया। धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। आर्थिक और सैन्य कमजोरी ने साम्राज्य को पतन की ओर धकेल दिया। अशोक की महानता के बावजूद उनकी कुछ गलतियों ने मौर्य साम्राज्य के पतन की नींव रख दी। अशोक के बाद उनके कई उत्तराधिकारी हुए, लेकिन उनमें से कोई भी अशोक जैसा योग्य नहीं था। वे आपस में ही लड़ते रहते थे। इससे साम्राज्य में बहुत कंफ्यूजन फैल गई। केंद्र सरकार कमजोर हो गई। प्रांतीय शासक इंडिपेंडेंट होने लगे। इससे मौर्य साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया। जो साम्राज्य एकता का प्रतीक था, वह अब टुकड़ों में बंटने लगा। सेक्शन 5, इकोनॉमिक ट्रबल्स, द वेट ऑफ गोल्ड। मौर्य साम्राज्य की इकोनॉमी भी डगमगाने लगी। अशोक के समय में धार्मिक कामों पर बहुत खर्च हुआ था। इससे राजकोष खाली हो गया था। बाद के शासकों ने भी खर्च में कमी नहीं की। इसके अलावा व्यापार में भी गिरावट आई। इसके कई कारण थे। फॉरेन अटैक्स, इंटरनल प्रॉब्लम्स और समुद्री रास्तों में समुद्री लुटेरों का खतरा। धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य की इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती चली गई। Section 6, Administrative Woes, a realm too vast. मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था। इसे संभालना आसान काम नहीं था। अशोक के समय में एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग था, लेकिन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन और इनएफिशिएंसी आ गई। अधिकारी लालची हो गए। वे लोगों का शोषण करने लगे। इससे लोगों में असंतोष फैल गया। Section 7,
External pressures, the push from outside. मौर्य साम्राज्य को बाहरी अटैक्स का भी सामना करना पड़ा। ग्रीक रूलर जैसे कि डेमेट्रियस और मिनांडर ने मौर्य साम्राज्य के वेस्टर्न पार्ट्स पर अटैक किया। हालांकि मौर्य सेना ने इन अटैक्स को रोका, लेकिन इससे साम्राज्य की पावर कमजोर हुई। इसके अलावा मध्य एशिया से नए नए ग्रुप्स जैसे कि शक और कुषाण इंडिया की ओर बढ़ रहे थे। ये ग्रुप्स मौर्य साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा बन गए। सेक्शन 8, द फाइनल ब्लो, द फॉल ऑफ द मौर्यंस। अंततः 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। उस समय मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। इसके साथ ही महान मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। सेक्शन 9, लेगेसी ऑफ एन एम्पायर, एकोज इन टाइम। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य भले ही हिस्ट्री में खत्म हो गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी जिंदा है। अशोक के धम्म के प्रिंसिपल्स आज भी इंपॉर्टेंट हैं। मौर्य कला और स्थापत्य कला भारतीय संस्कृति का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक गोल्डन चैप्टर है, जिसकी कहानी हमें हमेशा इंस्पायर करती रहेगी।